हेलो गाइज, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास से हम डिस्कस कर रहे थे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड, जिसमें हम दो मशीनिंग मेथड्स को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। कौन सा पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ये दोनों बहुत ही सिमिलर प्रोसेस होते हैं और इन दोनों में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होता है, इट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ है, ये किसने दिया था? फैराडेज ने दिया था। किसने दिया था? फैराडेज ने दिया था। और ये जो आपका इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग होता है, इट इज बेस्ड ऑन द स्पार्किंग। ठीक है। और ये स्पार्किंग कौन करवाता है? इलेक्ट्रिक करंट करवाता है। कौन करवाता है? इलेक्ट्रिक करंट करवाता है। और यहाँ से आप, अगर आपको बेसिक्स पता है कि इसमें मेटल रिमूव किसके कारण हो रहा है, तो आप पता लगा सकते हो कि ये हाई वोल्टेज का है या लो वोल्टेज का है। तो स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैसी वोल्टेज चाहिए? हाई वोल्टेज चाहिए। कैसी चाहिए? हाई वोल्टेज। मतलब यहाँ पर वोल्टेज इंट्रोड्यूस हो चुकी है। कौन इंट्रोड्यूस हो चुकी है? वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो वोल्टेज वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो लगने वाले हैं। तो वोल्टेज वाले फॉर्मूला क्या है? दैट इज वी डी इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस T1 डिवाइड बाई RC। तो ये एक वोल्टेज वाला फॉर्मूला है। अब इसकी हम थ्योरी कैसे बना सकते हैं कि इसमें हम RC सर्किट का यूज करते हैं। तो अगर ये हाई वोल्टेज वाला प्रोसेस है तो ऑब्वियसली दिस ECM विल बी लो वोल्टेज प्रोसेस। कैसा होगा? लो वोल्टेज प्रोसेस होगा। लेकिन अगर वोल्टेज लो होगी तो करंट कैसा होगा? हाई करंट वाला प्रोसेस होगा। कैसा करंट होगा? हाई करंट होगा। तो हाई करंट वाला क्या फॉर्मूला है? दैट इज मटेरियल रिमूवल रेट विल बी इक्वल्स टू EI डिवाइड बाय F रो। EI डिवाइड बाय F रो। सो दिस इज द मटेरियल रिमूवल रेट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। अगर हम निकालना चाहते हैं मास में, सो दिस विल बी इक्वल्स टू EI डिवाइड बाय F। और इसकी यूनिट हमें ध्यान रखनी है ग्राम पर सेकंड। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो बेस्ड ऑन योर फंडामेंटल्स एंड योर शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है। तो हर शॉर्ट ट्रिक्स में डेवलप नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी शॉर्ट ट्रिक्स कुछ और होंगी, आपकी शॉर्ट ट्रिक्स कुछ और होंगी। सो दिस इज ECM एंड दिस इज ADM। और दूसरी कंफ्यूजन क्या होती है कि सर जो इसमें हम फ्लूइड यूज में ले रहे हैं, जो आपके मटेरियल को रिमूव करता है, वो क्या होता है? इसमें जो फ्लूइड होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इसमें जो फ्लूइड होता है वो होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। इसका एग्जाम्पल क्या है? डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का हमने एक क्वेश्चन भी किया था, उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था केरोसिन। Kerosene can be used as a dielectric fluid during the electro discharge machining operation। और क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती है? ECM की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द स्क्वायर होल्स। ये स्क्वायर होल्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज में ली जाती है। सिमिलरली आपका EDM भी स्क्वायर होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है, देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ऑपरेशन होता है, इसकी हेल्प से हम आपके स्टीम टर्बाइन की जो ब्लेड्स होती है उनकी मशीनिंग कर सकते हैं। सो वी कैन डू द मशीनिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन ब्लेड्स। जो आपकी स्टीम टर्बाइन ब्लेड्स होती है उसकी भी हम क्या कर सकते हैं? मशीनिंग कर सकते हैं। इसके हेल्प से हम एक और काम क्या कर सकते हैं? इसका हम यूज कर सकते हैं फॉर द नोजल्स ऑफ डीजल इंजन। आपके जो डीजल इंजन में नोजल्स यूज में ली जाती है, उसके लिए आप EDM का यूज कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं और आपसे पूछूं कि जो MRR होती है वो ज़्यादा किसकी होती है? MRR ज़्यादा होती है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की। किसकी ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की, एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। तो इन टर्म्स ऑफ द MRR अगर मैं लिखूं, MRR की अगर मैं बात करूं, मटेरियल रिमूवल रेट, सो द मटेरियल रिमूवल रेट by the electrochemical machining is more than the material removal rate by electro discharge machining। याद रखने का क्या तरीका है? पहले कौन आता है? C, बाद में कौन आता है? बीच में D। तो पहले कौन आता है? C और बाद में कौन आता है? D। ये तरीका अभी यहाँ पर ही वैलिड है, जहाँ पर हम याद रख सकते हैं असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मटेरियल रिमूवल रेट। यहाँ पर एक लिमिटेशन आ रही है, और वो लिमिटेशन क्या है कि इन दोनों में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, सो द बोथ वर्क पीस एंड टूल शुड बी कंडक्टिव इन नेचर। क्या हमेशा ऐसा होता है?
क्या हमेशा ऐसा होता है कि आपके टूल और वर्कपीस हमेशा कंडक्टिव हो और आप उसको इससे यूज़ कर लें? बिल्कुल नहीं। जहाँ भी आपका मटेरियल नॉन कंडक्टिव होगा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम ECM एंड EDM प्रोसेस को यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं? उस कंडीशन में हम रिमेनिंग मटेरियल रिमूवल प्रोसेस का यूज़ करने वाले हैं, जो कि मैं अब आपको आगे क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी और ये आपको लिमिटेशन भी क्लियर हो चुकी होगी। हमने दोनों प्रोसेसेस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे, सो दैट जो आपका फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों की जो आपका है रिवीजन हो जाए और वो आपको याद हो जाए। न्यूमेरिकल करने का यही पर्पस होता है कि जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं या फिर जो फॉर्मूले डायरेक्टली इंपेरिकल रिलेशन है लाइक दैट, ये हमें क्या हो जाए? याद हो जाए। यहीं पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ये जो T1/RC होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। T1 divided by RC is known as a time variable. So that's all the quick revision of the ECM and the EDM process. Now come to the next type of the non-traditional machining method, that is your ultrasonic machining. ये अब हम पढ़ने वाले हैं USM को। किसको पढ़ने वाले हैं? USM को। ये काफ़ी अच्छी मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें आपका जो वर्कपीस अगर नॉन कंडक्टिव हो तो भी काम चल जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका वर्कपीस क्या हो, कंडक्टिव ही नेचर हो। सो फॉर नॉन कंडक्टिव वर्कपीसेस वी कैन यूज़ द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन में क्या होता है? बहुत ही ईजी है। अल्ट्रासोनिक मतलब फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को हम यूज़ में लेने वाले हैं। जैसा कि आप अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में देखते हैं, दैट इज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस, जिसमें आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आप क्या करते हो, दो वर्कपीसेस को वेल्ड कर देते हो। दो वर्कपीसेस को क्या कर देते हो? वेल्ड कर देते हो। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं। वहाँ पर हम मटेरियल्स का एडिशन करते थे, यहाँ हम मटेरियल का क्या करेंगे? रिमूवल करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। दैट्स व्हाई मटेरियल रिमूवल प्रोसेस आर नोन एज ए सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, वेयर एज द जॉइनिंग और फैब्रिकेशन प्रोसेस आर नोन एज ए एडिशन प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, और उस प्रोसेस का नाम है आपका अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। क्या है भाई अल्ट्रासोनिक मशीनिंग? आपने एक नाम सुना होगा ना, अल्ट्रासाउंड। साउंड का मतलब है क्या होता है? सोनिक। सोनिक मतलब साउंड। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग होती है, इसमें आपका तो होगा एक टूल और एक होगा वर्कपीस। साथ ही साथ टूल और वर्कपीस के बीच में होगी एब्रेसिव स्लरी। वेरी गुड। तो सो दिस इज द टूल। ये है आपका टूल। ये क्या है? आपका टूल है, और टूल और वर्कपीस के बीच में होगी एब्रेसिव स्लरी। एब्रेसिव स्लरी। ये है आपका वर्कपीस। ये है आपका वर्कपीस। सो दिस इज योर वर्कपीस। ये क्या है? आपका वर्कपीस है, और ये क्या है? आपका टूल है। दिस इज योर टूल। और टूल और वर्कपीस के बीच में होगी एब्रेसिव स्लरी। क्या होने वाली है? एब्रेसिव स्लरी। सो दिस इज एब्रेसिव स्लरी। ये मैं आपको दिखाने के लिए बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन एब्रेसिव स्लरी इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती। एब्रेसिव बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आपने ग्राइंडिंग प्रोसेस पढ़ा हो तो एब्रेसिव का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। एब्रेसिव के साइज़ को हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है आपका कोर्स एब्रेसिव, दूसरा होता है मीडियम कोर्स, फाइन, वेरी फाइन एब्रेसिव्स। सो दीज आर द एब्रेसिव पार्टिकल्स। एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, एमरी हो सकता है, ठीक है, बोरॉन कार्बाइड हो सकता है, CBN क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड हो सकता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द एब्रेसिव्स। आगे देखिए क्या होने वाला है। आगे है दिस टूल विल बी वाइब्रेट एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, टूल वाइब्रेट होने के साथ साथ एक इम्पैक्ट लोड अप्लाई करेगा आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स पर। सो व्हाट विल यू डू? टूल विल अप्लाई ए कौन सा लोड? इम्पैक्ट लोड। ध्यान रखिएगा कौन सा लोड है? ए इम्पैक्ट लोड ऑन द एब्रेसिव पार्टिकल्स, एंड दिस इम्पैक्ट लोड विल बी ट्रांसफर्ड टू द वर्कपीस। आपका टूल लगाएगा एब्रेसिव पार्टिकल्स पर और एब्रेसिव लगाएंगे वर्कपीस पर, और आपका जो वर्कपीस है ये बहुत ही हार्ड है। आपका जो वर्कपीस है ये बहुत ही हार्ड है, और हार्ड होने के कारण क्या होगा? हार्ड होने के कारण होगा ब्रिटल फ्रैक्चर। हार्ड होने के कारण क्या हो जाएगा? ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा। और जैसे ही ब्रिटल फ्रैक्चर होगा आपका मटेरियल रिमूव होगा। क्या होगा? मटेरियल रिमूव। तो मटेरियल रिमूव होने के बाद रिमूव हुए हुए मटेरियल को कौन लेके जाएगा? स्लरी। ये जो एब्रेसिव स्लरी है
मेटल रिमूव होने के बाद रिमूव्ड मेटल को लेके चली जाएगी। और कैसे लेके जाएगी, हम यहाँ पर एब्रेसिव स्लरी का कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे होंगे। एब्रेसिव स्लरी का क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे होंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, रिमूव्ड मटेरियल विल बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ दिस एब्रेसिव पार्टिकल्स। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं, इट इज यूज टू प्रोड्यूस द होल्स इन अ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स। जो आपका हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स होगा उसमें होल प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज में ले सकते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल ग्लास, जैसा कि हमने लिमिटेशन में देखा था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द होल्स इन वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स, फॉर एग्जांपल ग्लास। बट इन केस ऑफ द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल में भी आपके होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास में अगर हमें होल प्रोड्यूस करना हो तो ड्रिल मशीन से होल प्रोड्यूस नहीं होगा, दिस होल विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन। और क्या कर सकते हैं हम इससे, और हम कर सकते हैं आपके जो टीथ होते हैं, दांत, टीथ, इसमें भी हम होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मेटल। टीथ में होल कम प्रोड्यूस करते हैं जब आपका डेंटल ऑपरेशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो, डेंटल ऑपरेशन हो रहा हो। सो दिस अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द होल इन योर टीथ्स ड्यूरिंग द डेंटल ऑपरेशन। तो यहाँ हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, जो मैंने आपको बताया इन पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट पॉइंट्स में कि हमें क्या याद रखना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर होगी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी। और ये हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, वाइब्रेशंस की है। सो योर टूल विल बी वाइब्रेट at a very high frequency, and due to this it will apply a load on the abrasive particles। तो ये कौन सा लोड अप्लाई करता है, it will impart an impact load। कौन सा लोड अप्लाई करता है, impact load on abrasives। किस पर अप्लाई करते हैं हम, abrasives पर अप्लाई करते हैं। and this impact load will be transferred, this impact load will be transferred, किसको ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, ट्रांसफर टू द वर्कपीस। किसको ट्रांसफर्ड होते हैं, वर्कपीस को ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। एंड द मटेरियल बीइंग हार्ड, एंड द मटेरियल बीइंग हार्ड क्या होता है, ब्रिटल फ्रैक्चर विल बी देयर। तो फ्रैक्चर होता है आपका कैसा, ब्रिटल फ्रैक्चर। और भैया ब्रिटल फ्रैक्चर होने से क्या होता है, मटेरियल विल बी रिमूव्ड। कौन रिमूव होता है, मटेरियल विल बी रिमूव्ड। और रिमूव्ड मटेरियल को कौन लेके जाता है, रिमूव्ड मटेरियल को कौन लेके जाता है, एब्रेसिव फ्लो, एब्रेसिव फ्लो, एब्रेसिव फ्लो विल टेक अवे द रिमूव्ड मटेरियल, टेक अवे द रिमूव्ड मटेरियल। यहाँ तक कोई संदेह, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ईजी है। ये तो मैकेनिकल इंजीनियर्स देख के ही समझ जाते हैं। फिर पूछे जाती है इसकी एप्लीकेशन। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन क्या है, जल्दी से बताएंगे। इसकी एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द होल्स। कहाँ कहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, एट अ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, एट अ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। और भैया ये हार्ड और ब्रिटल मटेरियल का क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, ग्लास। क्या एग्जांपल ले रहे हैं, ग्लास। ग्लास में आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, होल को प्रोड्यूस कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। बट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द होल्स इन योर टीथ। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द होल्स इन योर टीथ। तो यहाँ पे लिखिए, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड होल्स इन टीथ ड्यूरिंग डेंटल ऑपरेशन, ड्यूरिंग डेंटल ऑपरेशन। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द होल्स इन योर टीथ्स ड्यूरिंग द डेंटल ऑपरेशन। सो इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। और ये कैसे पूछा जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है, ये तो आप खुद बता दोगे। ये कैसे पूछा जाने वाला है, ये ऐसे पूछा जाने वाला है कि फॉर ड्रिलिंग ए होल, फॉर मेकिंग ए होल, फॉर प्रोड्यूसिंग ए होल इन अ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स, which process is used, which process is used, that is ultrasonic machining operation. In ultrasonic machining operation, material is removed due to the impact load applied by the abrasive particles on the workpiece, and because of that material will be removed by the action of the brittle fracture. तो ये पॉइंट जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड है, वर्किंग बेस्ड है, वो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं।
अब मैं इस पर आने वाला हूं कि यहाँ पर जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पर जो मटेरियल रिमूवल रेट होगा वो बहुत ही कम होगा। जो अब तक हमने प्रोसेस पढ़े हैं उनमें सबसे कम होता है। सो मटेरियल रिमूवल रेट विल बी लो, मटेरियल रिमूवल रेट विल बी लो एज कंपेयर टू ECM एंड EDM। एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू ECM एंड EDM। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके कंपैरिजन में सबसे कम मेटेरियल रिमूव होता है ड्यूरिंग द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका जो टूल है, आपका जो टूल है वो किसके कांटेक्ट में है? आपका टूल कांटेक्ट में है आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स के। आपका एब्रेसिव पार्टिकल्स वर्कपीस का भी मटेरियल रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपका एब्रेसिव पार्टिकल्स आपके टूल को भी क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। आपके टूल का भी मटेरियल क्या करने वाला है? रिमूव करने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि दैट द टूल वियर इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ, टूल वियर क्या होगा? यहाँ पर हाई होगा। टूल वियर इज हाई, तो मतलब टूल की जो कॉस्ट है वो भी क्या है? ज़्यादा है। टूलिंग कॉस्ट भी क्या होगी? ज़्यादा। मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होने वाली है। क्या होने वाली है? ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं टूल वियर हाई है तो आपको टूल को बार बार चेंज करना पड़ेगा। टूल को बार बार क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। सो द टूल कॉस्ट विल बी इंक्रीज। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब टूल वाइब्रेट करेगा तो टूल की जो सबसे नीचे वाली सरफेस है एंड अराउंड दिट्स पेरीफेरी इट विल बी ऑल्सो वियर्ड आउट ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स। आपका एब्रेसिव पार्टिकल्स आपके वर्कपीस के साथ भी तो वाइब्रेट हो रहा है और आपके टूल के साथ भी वाइब्रेट हो रहा है, दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा? आपका एब्रेसिव पार्टिकल्स टूल को भी वियर कर देगा और वर्कपीस को भी वियर कर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? टूल का वियर कम से कम हो और वर्कपीस का वियर सबसे ज़्यादा हो। एज कंपेयर टू द ECM एंड द EDM, व्हाट इज दिस? आपका जो मटेरियल रिमूवल रेट होगा वो क्या होगा? कम। साथ ही साथ आपका जो वर्कपीस है इट शुड नॉट बी इन कंडक्टिव इन नेचर। शुड नॉट बी मीन्स मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी कंडक्टिव इन नेचर। शुड नॉट बी का मतलब होता है कि हम हमेशा नॉन कंडक्टिव के लिए यूज़ करेंगे। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द वर्कपीस शुड बी कंडक्टिव इन नेचर। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्कपीस हमेशा ही कंडक्टिव इन नेचर होना चाहिए। और ये मैं किस कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। सो दिस वर्कपीस ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो। तो क्या हमने इसको किसी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था? जोड़ा था क्या? नहीं जोड़ा था ना। तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपका वर्कपीस पावर को सप्लाई करे, आपका वर्कपीस इलेक्ट्रिकल करंट को सप्लाई करे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स का एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है, जल्दी से बताइए कौन सा है वो एग्जांपल। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में नॉन कंडक्टिव का जो एग्जांपल आ रहा है अभी हमारे सामने, दैट इज़ योर ग्लास। ग्लास को हम क्या कर सकते हैं? यूज़ में ले सकते हैं एज ए योर वर्कपीस। और आपका जो ये ग्लास है इट इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यह आपका हीट का भी गुड कंडक्टर नहीं है कि नहीं? हीट का भी ये क्या है? बैड कंडक्टर है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन। नाउ कम टू द अदर पैरामीटर्स दैट कि अगर हमें मटेरियल रिमूवल रेट को इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे? गैस कीजिए। इफ वी वांट टू इंक्रीज द मटेरियल रिमूवल रेट ड्यूरिंग द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन, सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? किसकी हेल्प से हम मटेरियल रिमूवल रेट को इंक्रीज कर सकते हैं? क्या हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें? क्या हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें? क्या हम एब्रेसिव पार्टिकल्स का जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर दें? क्या करें कि जो आपका मटेरियल रिमूवल रेट है वो इंक्रीज हो जाए? क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम एब्रेसिव पार्टिकल्स के साइज को इंक्रीज करके, किसको? साइज को इंक्रीज करके मटेरियल रिमूवल रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑफ साइज ऑन MRR। ये किसका साइज है? ये है आपका एब्रेसिव साइज। तो यहाँ आप लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ एब्रेसिव साइज ऑन MRR। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसको आप अलग कलर से लिख लीजिए चाहे। सो द इफेक्ट, किसका इफेक्ट है ये? इफेक्ट ऑफ
abrasive size, effect of abrasive size on material removal rate in ultrasonic machining operation। तो देखिए इसके बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ और ये ग्राफ क्या होगा, ये साइज और मटेरियल रिमूवल रेट के बीच का होगा। सो यहाँ पर आ रहा है आपका साइज, एवरेज साइज ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स, और यहाँ क्या आ रहा है आपके मटेरियल रिमूवल रेट। यहाँ क्या आ रहा है आपके मटेरियल रिमूवल रेट। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, घर में घी का कंटेनर होगा, घी का डब्बा होगा ना, एक अंगुली डाल के मटेरियल निकालो, फिर आप क्या करो, एक हाथ डाल के मटेरियल निकालो, घी निकालो, ज़्यादा किस में आएगा, हाथ वाले में तो आएगा। सेम यही है कि अगर हम एब्रेसिव पार्टिकल्स का साइज बड़ा करेंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज होगा। अच्छी बात है, मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज होगा। सो दिस इज इंक्रीजिंग, बट क्या हो रहा है, ये मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज क्यों हो रहा है सर, ये हमें बताइए। तो ये मैं बता रहा हूँ ऐसे कि जब आपका एब्रेसिव का साइज इंक्रीज होगा, सो मोर इम्पैक्ट फोर्स विल बी ट्रांसफर टू द वर्क पीस, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर इम्पैक्ट फोर्स विल बी ट्रांसफर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट मटेरियल रिमूवल रेट विल बी इंक्रीज। जो टूल आपका इम्पैक्ट फोर्स सप्लाई करेगा आपके एब्रेसिव को, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके वर्क पीस को। अगर आपका एब्रेसिव का साइज बड़ा हो जाएगा तो ये टूल उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और ये ज़्यादा फोर्स को ट्रांसफ़र करेगा, और जैसे ही ये ज़्यादा फोर्स को ट्रांसफ़र करेगा मटेरियल रिमूवल रेट विल बी इंक्रीज्ड। इनिशियली मटेरियल रिमूवल रेट विल बी इंक्रीज्ड, बट आफ्टर ए लिमिटिंग साइज। So what is this limiting size? This one is the limiting size. This one is the limiting size of the abrasive particles. But after the limiting size, the material removal rate will be decreased. Material removal rate will be decreased. So this is the maximum material removal rate. This is the maximum material removal rate. और इस साइज पर जहां हमें मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट मिलने वाला है, इसको हमने एक नाम दिया है, और वो क्या नाम है, दिस साइज इज नोन एज ए डीसी। डायरेक्ट करंट नहीं है, ये है आपका क्रशिंग डायामीटर। ये क्या आपका क्रशिंग डायामीटर। सो व्हाट इज डीसी? डीसी इज क्रशिंग डायामीटर। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जब हम साइज इंक्रीज करते हैं तो इम्पैक्ट फोर्स ज़्यादा ट्रांसफर होता है और आपका मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज हो जाता है। बट आफ्टर अगर हमने और ज़्यादा साइज इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, जो फोर्स आपका टूल वर्कपीस को ट्रांसफर करना चाहेगा, ठीक है, एक तो है आपका मान लो ये छोटा सा साइज, एक ये थोड़ा बड़ा साइज, एक ये इतना बड़ा साइज। अगर हमने साइज को ज़्यादा बड़ा कर दिया तो जो टूल आपका फोर्स वर्कपीस को ट्रांसफ़र करना चाहता था उतना फोर्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस फोर्स का कुछ पार्ट आपके इस एब्रेसिव को तोड़ने में लग जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? फोर्स तो इंक्रीज होगा बट सम पार्ट ऑफ द फोर्स will be absorbed by the abrasive particle in order to break its ourselves। तो ये खुद को तोड़ने के लिए टूल से एनर्जी लेने लगेगा। यहाँ तो एब्रेसिव पार्टिकल्स मेटेरियल रिमूव कर रहे थे, लेकिन क्या होगा अगर हमने इसका साइज बड़ा कर दिया, तो जब टूल इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा तो सबसे पहले कौन टूटेगा, आपका एब्रेसिव, ना कि वर्कपीस। तो से फॉर एग्जांपल आपके टूल ने अप्लाई किया 100 जूल, एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं, तो 100 जूल आपकी पहुंचनी चाहिए थी वर्कपीस पर। कहाँ पहुंचनी चाहिए थी? वर्कपीस पर। अगर आप कम साइज का यूज कर रहे हो तो 100 की पहुंच जाएगी 100 कहाँ पर? वर्कपीस पर। लेकिन जब आप बड़े साइज का यूज कर रहे हो तो 100 की 100 नहीं पहुंचेगी वर्कपीस पर। क्यों? क्योंकि 100 का कुछ पार्ट आपका पहुंच जाएगा एब्रेसिव पर। मतलब 100 जूल का कुछ पार्ट आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स को तोड़ने में यूज में आएगा, और से फॉर एग्जांपल 40 जूल आपका यूज में आ गया एब्रेसिव पार्टिकल्स को तोड़ने में, और जो रिमेनिंग बचा है दैट विल बी ट्रांसफर टू द वर्कपीस। सो दैट्स व्हाई इनिशियली द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी इंक्रीज, एंड आफ्टर दैट some part of the impact force will be applied on the abrasive particles and the remaining part of the force will be transferred to the workpiece. That's why the material removal rate will be decreases। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आने वाला है कि आपके यूएसएम में अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन में अगर हम एब्रेसिव साइज को इंक्रीज करते हैं तो एमआरआर पर क्या इफेक्ट आएगा,
ऑप्शन ए इट विल बी इंक्रीजेज, ऑप्शन बी इट विल बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी इंक्रीजेज डिक्रीजेज एंड ऑप्शन डी डिक्रीजेज इंक्रीजेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। तो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज योर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन। यहाँ पर आपका अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन, दैट इज योर एब्रेसिव जेट मशीनिंग, AJM। ये भी क्या है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। इसमें भी हम किसको यूज में लेने वाले हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स को यूज में लेने वाले हैं। तो जो ग्राइंडिंग व्हील्स में एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वही वाले एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, कोई नए बन के थोड़ी ना आएंगे। जो हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन में यूज में लेते हैं एब्रेसिव पार्टिकल, सेम एब्रेसिव पार्टिकल हम यूज में लेते हैं। आपने लैपिंग में भी देखा होगा, ठीक है, आपने सुपर फिनिशिंग में भी देखा होगा कि जो भी हम एब्रेसिव यूज में ले रहे हैं उन्हीं को हम पार्टिकल्स में यूज में ले सकते हैं, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन, दैट इज योर एब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या होगा, किसकी जेट होगी, एब्रेसिव की। तो आपका है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो इसमें किसकी जेट है, एब्रेसिव की जेट है। समझने में बहुत ईजी है। वाटर जेट तो आपने खुद ने किया होगा ना गार्डन में। वाटर जेट मशीनिंग में क्या होता है, वाटर की जेट होती है, हाई स्पीड वाटर जेट। गार्डन में कभी पानी लगा रहे हो तो वाटर की स्पीड को इंक्रीज करो। तो हाउ कैन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वाटर, बाय क्लोजिंग, बाय ग्रेजुअल क्लोजिंग ऑफ द आउटलेट ऑफ द वाटर। और जब हम पाइप के आउटलेट का ग्रेजुअल क्लोजिंग करेंगे तो स्पीड ऑफ द वाटर विल बी इंक्रीज। तो आपका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक जाता है, प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो जब आप उसकी हाई स्पीड कर दोगे और मिट्टी में डाल के देखना, वहां पर एक होल प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज वाटर जेट मशीनिंग। उसको पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग सिमिलर ही है। एब्रेसिव जेट में क्या होगा, जेट ऑफ द एब्रेसिव विल बी यूज्ड, और वाटर जेट में क्या होगा, वाटर जेट विल बी यूज्ड। सो जो बेसिक प्रिंसिपल है दोनों का वो क्या है, सेम है। होता क्या है देखिए, इसमें जो आपका कंपोनेंट होगा उसमें सबसे पहला कंपोनेंट होगा आपका मिक्सिंग चेंबर। क्या होगा, मिक्सिंग चेंबर। ये है आपका मिक्सिंग चेंबर। मिक्सिंग चेंबर में क्या होता है, मिक्सिंग चेंबर में एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं और उसके साथ साथ क्या होती है, गैसेस होती हैं। क्या होती है, गैसेस। एयर भी हम यूज में ले सकते हैं। मिक्सिंग चेंबर से एक पाइप होते हुए जाएगी आपके नोजल में। किस में जाएगी, नोजल में। तो ये है आपकी नोजल। सो दिस इज द नोजल। ये क्या है, आपकी नोजल है। नोजल का क्या काम है भाई, नोजल का काम है इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द जेट, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द जेट। सो दिस इज द नोजल। ये क्या है, आपकी नोजल है। सो दिस इज नोजल। यहां से क्या आएगी, एब्रेसिव जेट आएगी। सो दिस इज एब्रेसिव जेट। ये आ रही है आपकी एब्रेसिव जेट कुछ इस तरीके से, यहां से एब्रेसिव जेट बाहर निकल रही है एंड इट विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। इट विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ वर्कपीस। तो अब आपका आ रहा है यहां पर वर्कपीस। क्या आ रहा है, वर्कपीस। तो जब ये वर्कपीस की सरफेस पर स्ट्राइक करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रिटल फ्रैक्चर विल बी टेक्स प्लेस। क्या होगा, ब्रिटल फ्रैक्चर विल बी टेक्स प्लेस। क्यों, क्योंकि ये उस पर क्या करेगी, एक इंपैक्ट फोर्स अप्लाई करेगी। तो इंपैक्ट फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या होगा, ब्रिटल फ्रैक्चर होगा। नोजल की टिप से, ये जो आपकी नोजल की टिप है, सो दिस इज द टिप ऑफ द नोजल। नोजल की टिप से जो आपकी वर्कपीस की जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं NTD। क्या कहते हैं इसे, NTD। तो NTD का मतलब क्या होता है, देखिए NTD का मतलब होता है नोजल टिप डिस्टेंस। NTD का मतलब क्या होता है, नोजल टिप डिस्टेंस। तो NTD हो जाएगी नोजल टिप डिस्टेंस। क्या इसका कोई दूसरा नाम भी होता है, बिल्कुल। इसका दूसरा नाम होता है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। क्या होता है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। तो इसका दूसरा नाम होता है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। तो ये किस एरिया पर स्ट्राइक कर रही है, देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये इतने एरिया पर स्ट्राइक करेगी। अंदर वाला रब कर रहा हूं मैं, अंदर वाला क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, इट इज केप्ट 7 डिग्री। इसको 7 डिग्री रखा जाता है। और जो आपका ये जो नोजल का जो आउटलेट होता है, नोजल का जो आउटलेट होता है जहां से नोजल के आपके क्या निकलने वाली है, एब्रेसिव जेट।
नोजल के जहाँ से आपके क्या निकलने वाली है, एब्रेसिव जेट। ये वाला जो डायमीटर होता है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। इट्स वैल्यू विल बी, इसका जो डायमीटर होता है फाई विल बी इक्वल्स टू 0.18 to 0.8 mm, 0.18 to 0.8 mm। जहाँ से आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स की जेट बाहर आ रही है उसका जो डायमीटर होता है इट विल बी 0.18 to 0.8, बहुत छोटा 0.8 बहुत छोटा रास्ता होता है, तभी तो जेट निकलती है। जेट मतलब एकदम मतलब पतली सी धारा, स्ट्रीम, क्या कहते हैं उसे हम, स्ट्रीम कहते हैं। तो जब ये जेट इतनी हाई स्पीड पर आके इससे टकराएगी तो इंपैक्ट फोर्स ही तो अप्लाई करेगी। आप पढ़ते हो ना इंपैक्ट ऑफ जेट फ्लूइड मशीन्स में, इंपैक्ट ऑफ जेट, तो ये क्या करेगा, इस पे इंपैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा। और इंपैक्ट फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, फॉर वर्क बीइंग बीन हार्ड, फॉर द मटेरियल बीइंग हार्ड, ब्रिटल फ्रैक्चर विल बी टेक्स प्लेस, ब्रिटल फ्रैक्चर विल बी टेक्स प्लेस। तो ये क्या होता है आपका, दिस इज द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इस जेट की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। कितनी है सर, बहुत ज़्यादा, 150 मीटर पर सेकेंड टू 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है जेट की 150 मीटर पर सेकेंड टू 300 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर हम बात करते हैं इसके अदर पैरामीटर्स की, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर द डीबरिंग ऑफ द इंटरनल सर्फेसेस। इसका फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डीबरिंग ऑफ इंटरनल सर्फेसेस, मतलब इंटरनल सर्फेसेस से अगर हम चिप्स को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबरिंग। तो उस चिप्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज में लेते हैं वो जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका एब्रेसिव जेट मशीनिंग। वो क्या होता है आपका, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। इसका यूज किया जा सकता है फॉर ए वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स के साथ, किसके साथ, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स के साथ इसका यूज किया जा सकता है। जल्दी से एग्जांपल देंगे हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल का, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल का जल्दी से एग्जांपल देंगे। पहला एग्जांपल तो है ग्लास, पहला एग्जांपल क्या है, ग्लास। दूसरा क्या है, क्वार्ट्ज, दूसरा क्या है, क्वार्ट्ज। तीसरा बताइए, पहला एग्जांपल हो गया आपका ग्लास, दूसरा क्या हो गया आपका क्वार्ट्ज, तीसरा हो गया आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम के साथ भी हम क्या यूज में ले सकते हैं, एब्रेसिव जेट मशीनिंग को हम यूज में ले सकते हैं। तो आपका थर्ड मेटल हो जाएगा जर्मेनियम। ये तीनों मेटल आपको याद रखने हैं और एक ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है डीबरिंग, वो आपको याद रखना है। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो डीबरिंग होती है ये किस प्रोसेस से की जाती है, दैट इज एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AJM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AJM, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। अब देखिए MRR पर इस NTD का क्या इफेक्ट होता है। देखिए जब हम आपकी वर्कपीस को पीछे की ओर खिसकाएंगे, तो जैसे ही मैंने वर्कपीस को पीछे की ओर खिसकाया तो देखो क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। जब हम NTD को इंक्रीज करते हैं, स्टैंड ऑफ जो डिस्टेंस है उसको हम अगर इंक्रीज करते हैं, then what will happen, contact area will be increased, and due to increase in the contact area initially the metal removal rate will be increased। उसके बाद क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि if we increase the NTD then initially metal removal rate will be increased and after that, बताइए, गैस, एनी गैस, आफ्टर दैट क्या होगा, डिक्रीज। देखते हैं क्या होता है, हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये है ग्राफ आपका किस किस के बीच में, मटेरियल रिमूवल रेट के बीच में और नोजल टिप डिस्टेंस के बीच में। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली विल बी इंक्रीज्ड एंड आफ्टर दैट इट विल बी डिक्रीज्ड, बिल्कुल नहीं, इट विल बिकम स्टेबल, इट विल बिकम स्टेबल। हर जगह आप इंजीनियरिंग वाले फंडे नहीं लगा सकते हो। एंड आफ्टर दैट इट विल बी डिक्रीज। तो पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसके बाद स्टेबल रहेगा और उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज। सो दिस विल बी इंक्रीज्ड इनिशियली एंड आफ्टर दैट इट विल बी स्टेबल एंड आफ्टर दैट इट विल बी डिक्रीज्ड ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ड्रैग, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ड्रैग। तो ये होता है आपका द ग्राफ बिटवीन द मटेरियल रिमूवल रेट एंड द नोजल टिप डिस्टेंस। और यहाँ पर जो आपको मटेरियल रिमूवल रेट मिलने वाली है ये होगी आपकी मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल
रेट, ये क्या होगी आपकी मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट। यहाँ पर मैं एब्रेसिव पार्टिकल्स के साइज की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे मैंने यूएसएम में किया था, यहाँ पर मैं नोजल टिप डिस्टेंस और मटेरियल रिमूवल रेट की बात कर रहा हूँ। यूएसएम में तो एब्रेसिव साइज इंक्रीज करने पर पहले इंक्रीज होती है मटेरियल रिमूवल रेट, फिर डिक्रीज होती है, बट इन केस ऑफ द नोजल टिप डिस्टेंस, if we increase the nozzle tip distance, then the material removal rate will be increases, and after that it will become stable, and after that it will be decreases due to the atmospheric drag। तो ये वाला जो ग्राफ है वो आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, if we increase the nozzle tip distance then what will be effect on the MRR? Increase, decrease, increase, remain stable, decrease, remain stable, increase, stable, decrease, decrease, stable, increase। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ग्राफ भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज योर कंसंट्रेशन ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स इन द मिक्सचर। अगर हम इस मिक्सिंग चेंबर में एब्रेसिव पार्टिकल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो MRR होगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा, उसका ग्राफ मैं प्लॉट करने वाला हूँ। ठीक है, अगर हम एब्रेसिव पार्टिकल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं जो पर सेकंड आपके नोजल से पास हो रहा है, पर सेकंड नोजल से जो आपके निकल रहा है, अगर मैं उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूं तो क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये है अब आपका ग्राफ किस किस के बीच में, दिस ग्राफ इज बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द MRR। ये क्या है, कंसंट्रेशन, ये क्या है, कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव, कि अगर मैं एब्रेसिव का जो पार्ट है उसको इंक्रीज करूं, एब्रेसिव का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करूं तो क्या होगा, एब्रेसिव के अमाउंट को इंक्रीज करने से MRR इंक्रीज होगा। अब बताइए, एक मैक्सिमम वैल्यू पर आने के बाद, एक मैक्सिमम वैल्यू पर आने के बाद MRR डिक्रीज होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पर आने के बाद MRR क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा कि हम कौन सा एब्रेसिव यूज में ले रहे हैं। तो अगर हम सिलिकॉन कार्बाइड यूज में ले रहे हैं प्लस उसके साथ हम कोई गैस यूज में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो कंसंट्रेशन होता है इसकी वैल्यू होती है 30%, विच मीन्स सिलिकॉन कार्बाइड विल बी 30% एंड द गैस विल बी 70%। For the maximum metal removal rate, the concentration of the silicon carbide abrasive should be 30%। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम MRR मिलने वाला है। सो दिस इज योर एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जिसमें आपको क्या क्या याद रखना है, आप एक जेट यूज में लेते हो जो कि एब्रेसिव की होती है, उसके साथ आपकी फ्लो होती है गैस, कौन फ्लो होती है, गैस फ्लो होती है। फिर हमने बात की थी कि जो एंगल होता है वो 7 डिग्री रखा जाता है, आपकी जो नोजल की टिप होती है और जो वर्कपीस होता है उसके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम नोजल टिप डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नोजल टिप डिस्टेंस। और जो आपका एब्रेसिव पार्टिकल निकलता है, जो वेलोसिटी होती है, इट विल बी वेरी हाई, 150 मीटर पर सेकेंड टू 300 मीटर पर सेकेंड। जो आपका नोजल का जो डायमीटर होता है, जहां से आपकी एब्रेसिव पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, वो बहुत कम होता है, दैट इज 0.18 टू 0.8 mm। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, इट इज यूज्ड फॉर द डीबरिंग ऑफ द इंटरनल सर्फेसेज एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द वेरी हार्ड एंड द बिटर मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल ग्लास, क्वार्ट्ज, और तीसरा एग्जांपल क्या था, जर्मेनियम था। अगर हम नोजल टिप को इंक्रीज करते हैं, नोजल टिप डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, देन द मेटल रिमूवल रेट विल बी इंक्रीज एंड आफ्टर इट विल बी बिकम स्टेबल, and after that due to the increase in the atmospheric drag it will be decrease. What it will be decrease, MRR will be decrease. And if we increase the concentration of the abrasive particles in the mixture, then what will happen, the MRR will be increased and go to some maximum value, and after that it will be decreased. So this value of the concentration for the silicon carbide is 30%. तो ये क्वेश्चन ग्राफिकली भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एब्रेसिव जेट मशीनिंग कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। इलेक्ट्रॉन बीम जो मशीनिंग है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आपने वेल्डिंग में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। सेम प्रोसेस है, सेम पैरामीटर है, सेम एप्लीकेशन है, सेम लिमिटेशंस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम जो वेल्डिंग है उसमें हम यूज़ में लेते हैं इलेक्ट्रॉन गन। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन गन को ही यूज़ में लेने वाले हैं,
क्योंकि हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। हमें कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो नाम से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल मेथड। नहीं, इट इज़ एन थर्मल मेथड। जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया है, थर्मल मेथड्स होते हैं आपके नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स में, उसमें आपका आता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ऑपरेशन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा जाता है, तो इनके शॉर्ट फॉर्म इजी है याद रखने के लिए, लेकिन फिर भी it is my duty to say you that you have to learn these short forms also. इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के अगर हम सेटअप की बात करें तो इसमें होगी एक इलेक्ट्रॉन गन जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी फुल अमाउंट में। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिलीज करेगी, बाहर निकालेगी। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन के सिर्फ बाहर निकलने से मशीनिंग हो जाएगी? नहीं, इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करना पड़ेगा, और एक्सिलरेट करने के लिए हमें चाहिए एक पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। वी आर प्रोवाइडिंग पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ द एनोड। एनोड क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेट करेगा, एंड ड्यू टू दिस एक्सिलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड। बट वो क्या होंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ में जा रहे होंगे, लेकिन हमें उनके स्ट्रेट पाथ को क्या करना है, कन्वर्ज करना है, और उनको एक पॉइंट पर फोकस करना है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। तो देखिए इसके सेटअप में क्या होता है, इसके सेटअप में एक रूम होता है। कौन होता है, एक रूम होता है, एक बॉक्स होता है, एक मशीन होती है। उसमें क्या होता है, देखिए उसमें ऊपर होता है आपके कैथोड, इलेक्ट्रॉन गन मान सकते हो जिसे आप। सो दिस इज द कैथोड विच रिलीजेज द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। यहाँ पर होते हैं आपके एनोड। सो दीज आर द एनोड्स, ठीक है, ये आपके क्या है, एनोड। तो इन्हें मैं लिख रहा हूँ, ये हैं आपके एनोड। एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सिलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सिलरेटेड, और ये कन्वर्ज नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, इनसे हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज से हम इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, बीम बनाने वाले हैं। बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी कन्वर्ज टू ए पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स विल बी कन्वर्ज टू ए पॉइंट। तो जब ये एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जाएगा तो हम उसे एक वर्क पीस पर क्या करेंगे, फोकस कर देंगे। सो दिस इज योर वर्क पीस, सो दिस इज योर वर्क पीस। तो यहाँ से क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होगा। किसका फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का। तभी तो हम इसे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। हो सकता है अगर हम इसको खुले इन्वायरमेंट में करें, ओपन इन्वायरमेंट में करें, तो हो सकता है इन्वायरमेंट गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो इससे टकरा जाए। तो जब वो उससे टकराएंगे तो ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी होगी स्कैटरिंग, ये इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इनकी स्कैटरिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम चैम्बर को यूज़ में लेते हैं। तो इनकी स्कैटरिंग को कम करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं वैक्यूम चैम्बर। तो आपको पता है कि जब हम वैक्यूम चैम्बर यूज़ में लेते हैं, सो द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी इंक्रीज्ड। सो इट इज़ ए कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है। इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि वी आर यूजिंग द वैक्यूम चैम्बर। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूम चैम्बर, इट इज यूज्ड टू अवॉइड द स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। और अगर यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो रही है तो हम जिस पॉइंट पर फोकस करना चाहते हैं वर्क पीस पर, उसी पॉइंट पर फोकस होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्यूरेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ऑपरेशन विल बी इंक्रीज्ड। सो ड्यू टू द वैक्यूम चैम्बर कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी बात भी है कि एक्यूरेसी ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। साथ ही साथ ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई सुटेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। होता क्या है, देखिए मशीनिंग क्यों होती है, क्योंकि जब आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो ये जो एनोड होते हैं ये इसको एक्सीलरेट करते हैं, खींचते हैं। और खींचने का एक ही कारण है कि हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ हम लो वोल्टेज दे रहे हैं, है ना। तो जब हम हाई वोल्टेज देंगे तो दीज विल बी एक्सिलरेटेड, दीज विल बी एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड।
एनोड के पास क्या होंगे, ये एक्सीलरेट होंगे। तो जब ये एक्सीलरेट होंगे तो इनकी वेलोसिटी विल बी इंक्रीज एंड दिस हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्राइकिंग काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू योर थर्मल एनर्जी। अगर कोई एक बहुत स्पीड में चीज आके टकराती है ऐसे बोर्ड के, मान लो आप कभी मान लो रास्ते में दौड़ रहे हो तो आप बहुत जल्दी से आगे किसी के सामने से टकरा, कार्टून देखें, कार्टून में कार्टून इधर से आता है, कार्टून इधर से आता है, बहुत हाई स्पीड से आ रहे हैं, यूं ऐसे टकराते हैं। तो जब वो टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी में, ठीक है। जब वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको तारे नजर आने लगते हैं, आवाजें आने लगती है। सेम सिस्टम यही हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी वर्कपीस से आगे टकराएंगे और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ दैट कन्वर्जन जहां पर ये टकरा रहे हैं वहां पर इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस हीट वेपोराइजेशन एंड द फ्यूजन विल बी टेक्स प्लेस। टकराने से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस हीट आपका जो मेटल होगा इट विल बी वेपोराइज्ड और वहां पर हो जाएगा एक फ्यूजन, सो दैट द मशीनिंग ऑपरेशन विल बी टेक्स प्लेस। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, इसका यूज हम करते हैं, इट इज यूज टू प्रोड्यूस द होल्स। इसका होल्स प्रोड्यूस करने में भी यूज में लिया जा सकता है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स कंटूर्स ऑन योर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। तो कॉम्प्लेक्स कंटूर को अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। एनीलिंग के लिए भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। एयर ब्रेक के जो होल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो आइए जो जो पॉइंट आपको इसमें याद रखना है वो पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट फॉर्म, उसको नोट की फॉर्म्स में आपको लिखना है और देखिए जो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें आपको लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, इट इज ए थर्मल मेथड। व्हाट इज दिस, इट इज ए थर्मल मेथड। और थर्मल मेथड के बाद हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड बाय प्रोवाइडिंग द व्हाट, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। सो दीज इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड These electrons are accelerated towards anode by providing the potential difference. So these accelerated electrons, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, accelerated electrons are focused किसके हेल्प से फोकस्ड होते हैं, with the help of the electromagnetic lenses. And after that it will accelerated and focused electron strike on the surface of, किस पर स्ट्राइक करते हैं, strike on the surface of the workpiece and because of that striking kinetic energy of electron is converted into thermal energy. This whole process is carried out in vacuum chamber. This whole process is carried out in vacuum chamber because it will avoid the scattering of the electrons and due to this accuracy of this process will also increase because of the absence of the atmospheric gases inside the vacuum chamber. So due to the conversion of the kinetic energy into the thermal energy, intense heat will be produced. तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस हीट मटेरियल विल बी फ्यूजन विल बी टेक्स प्लेस ऑन द मटेरियल सरफेस एंड इट विल बी इवोपरेट। सो मैं क्या लिखता हूँ, वेपोराइजेशन विल बी देयर, वेपोराइजेशन वहाँ पर हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से हम आपके एयर ब्रेक्स में होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से हम आपके कॉम्प्लेक्स कंटूर को मशीन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से हम होल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, होल को ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने वाला हूँ और वो पॉइंट क्या है कि ये जो आपका वर्कपीस होता है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होने के कारण वो हीट ट्रांसफ़र हो गई
तो आपके वर्कपीस पर हीट एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगी और उसका टेम्परेचर फ्यूजन टेम्परेचर तक इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, दैट द मटेरियल शुड बी हैविंग लो थर्मल कंडक्टिविटी, विच मीन्स जिन मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है उनको हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं, उनको हम क्या नहीं ले सकते, यूज़ में नहीं ले सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। साथ ही साथ ऐसे वर्कपीसेस जिनकी सरफेस हाईली रिफ्लेक्टिव हो तो उनके लिए भी हम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल बी रिफ्लेक्टेड, है कि नहीं। जिनकी सरफेस हाईली रिफ्लेक्टेड हो, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो, उनके लिए हम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का यूज़ नहीं कर सकते। इसका यूज़ कर सकते हैं फाइन होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फाइन होल्स, फाइन मतलब बहुत छोटे छोटे होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो मेटल रिमूवल रेट होता है वो थोड़ा कम होता है। मेटल रिमूवल रेट क्या होता है, वो कम होता है एज कम्पेयर टू द अदर प्रोसेसेस। अब तक जो हमने जितने प्रोसेस पढ़े हैं उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का जो मेटल रिमूवल रेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। तो अब इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के बाद हम पढ़ने वाले हैं लेज़र बीम मशीनिंग। तो लेज़र बीम मशीनिंग हमें पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो मशीनिंग होती है उसमें वर्कपीस का साइज हम ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि देयर इज ए लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द वैक्यूम चैम्बर। क्योंकि जितना आप बड़ा वैक्यूम चैम्बर बनाओगे उतना कॉस्टली होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होता है उसका यूज़ हम बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं कर सकते, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए करेंगे, बिकॉज देयर इज ए लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द वैक्यूम चैम्बर। अब हम बात करने वाले हैं लेज़र बीम मशीनिंग की। किसकी? लेज़र बीम मशीनिंग। लेज़र बीम मशीनिंग ये वही लेज़र बीम मशीनिंग है जिससे आप वेल्डिंग करते हो। लेज़र बीम वेल्डिंग करते हो कि नहीं, वही लेज़र बीम मशीनिंग है। सेम सेटअप है। क्या ये? सेम सेटअप है। लेज़र बीम मशीनिंग का भी यूज़ हम कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फाइन होल्स। फाइन होल्स को भी हम प्रोड्यूस करने के लिए लेज़र बीम मशीनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेज़र बीम मशीनिंग में ये फ़ायदा है कि दैट इज़ इफ़ यू आर यूजिंग द लेज़र बीम मशीनिंग देन यू डू नॉट नीड ए वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर की ज़रूरत नहीं होगी। This is the advantage of the laser beam machining, that you do not require a vacuum chamber. So it is a flexible operation as compared to the electron beam machining. इसकी हेल्प से हम zigzag cavities भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। zigzag cavity क्यों प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि लेज़र बीम होती है, उस बीम को हम मैनवर्ड कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, so that zigzag cavities can also be produced. तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, what is the full form of laser? लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताएं। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, by stimulated emissions of radiation. So this is the full form of the laser. ठीक है, ये फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछी जाए, लेकिन ये आई डोंट थिंक सो दैट इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो इट इज़ ऑल्सो ए थर्मल मेथड। ये भी क्या होता है आपका? थर्मल मेथड है। इस मेथड में भी इट इज़ फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में हमें चाहिए होता है वैक्यूम चैम्बर। क्या चाहिए होता है? वैक्यूम चैम्बर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर हमें वैक्यूम चैम्बर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फाइन होल्स। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फाइन होल्स। और फाइन होल्स हम कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल थिन शीट्स में, हाई थिकनेस में नहीं, थिन शीट्स में अगर हमें होल्स प्रोड्यूस करने हो तो हम यूज़ में ले सकते हैं आपका लेज़र बीम मशीनिंग ऑपरेशन। साथ ही साथ इसका हम यूज़ कर सकते हैं जिगजैग कैविटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। किसको? जिगजैग कैविटीज़। और जिगजैग कैविटीज़ मतलब ऐसे 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 कैविटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में, बिकॉज वी कैन मैनवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द लेज़र बीम विद द हेल्प ऑफ द लेंसेज। ओके, सो यहाँ पर हम एक कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज़ नहीं करेंगे। इस सेटअप में क्या होता है? देखिए, इसके सेटअप में आपके पास एक 100% रिफ्लेक्टिंग चेंबर होता है। दिस इज 100% रिफ्लेक्टिंग चेंबर। तो रिफ्लेक्टिंग चेंबर है जिसके बाहर कोई भी लाइट नहीं आने वाली है, कोई भी लाइट नहीं आने वाली है। इस रिफ्लेक्टिंग चेंबर के अंदर यहाँ लिख सकते हैं आप 100%
रिफ्लेक्टिव, 100% रिफ्लेक्टिव। इस रिफ्लेक्टिव चेंबर के अंदर एक रूबी रोड होती है। कौन सी रोड होती है? रूबी रोड, रूबी रोड। और रूबी रोड के चारों ओर जेनॉन फ्लैश ट्यूब माउंट होती है। कौन होती है? जेनॉन फ्लैश ट्यूब। सो दिस इज जेनॉन फ्लैश ट्यूब। ये आपकी कौन है? जेनॉन फ्लैश ट्यूब है। सो दिस इज योर जेनॉन फ्लैश ट्यूब, रेड कलर में। ये क्या है आपकी? जेनॉन फ्लैश ट्यूब। होगा क्या? देखो, जब ये जेनॉन फ्लैश ट्यूब लाइट एमिट करेगी, क्या एमिट करेगी? लाइट। तो जब ये लाइट एमिट करेगी तो रूबी रोड होगी वो एनर्जाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनर्जाइज। और एनर्जाइज होने से वो रेडिएशंस एमिट करेगी, पावरफुल रेडिएशन। तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएशन को एमिट कर रही है आपकी रूबी रोड। ये लो, ये लो, ये रेडिएशन, ये है रेडिएशन। और ये रेडिएशन क्यों एमिट हो रहे हैं? बिकॉज ये एनर्जाइज हो चुकी है। और एनर्जाइज क्यों हुई है? क्योंकि जेनॉन फ्लैश ट्यूब ने क्या किया है? लाइट को एमिट किया है। तो जैसे ही लाइट को एमिट करेगी आपकी रूबी रोड एनर्जाइज हो जाएगी। और एनर्जाइज होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा रेडिएशंस को बाहर की ओर भेजेगी। तो इन सभी रेडिएशंस को हम क्या करेंगे? एक कन्वर्जिंग लेंस की हेल्प से, एक कन्वर्जिंग लेंस की हेल्प से हम क्या करेंगे? एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? एक पॉइंट पर। और ये पॉइंट कहाँ पर होगा? आपका वर्कपीस की सरफेस पर। कहाँ पर होगा? आपका वर्कपीस की सरफेस पर। और इस लेंस को हम किसी भी डायरेक्शन में मैन्यूवर कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ दैट हम किसी भी पॉइंट पर एक्यूरेटली मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। सो दिस इज योर वर्कपीस, दिस इज योर वर्कपीस। और विद द हेल्प ऑफ द लेजर हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फाइन होल, जिगजैग कैविटीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब तक जो हमने मशीनिंग ऑपरेशन पढ़ा है, उन मशीनिंग ऑपरेशंस में एलबीएम की अगर हम बात करें तो एमआरआर ज़्यादा होगा या कम? एलबीएम का नाम किससे स्टार्ट होता है? लेज़र बीम मशीनिंग का नाम स्टार्ट होता है एल से। तो इसका होता है लीस्ट एमआरआर। जितने भी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, उन सब में, या फिर जो हम करने वाले हैं, पाम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग जो हम करने वाले हैं और जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उन सभी में सबसे कम मटेरियल रिमूवल रेट होता है आपका लेज़र बीम मशीनिंग का। किसका होता है? लेज़र बीम मशीनिंग का। यहाँ पर एक टर्म यूज में आती है एब्लेशन। क्या टर्म यूज में आती है? एब्लेशन। एब्लेशन में क्या होता है? देखिए, एब्लेशन होता है आपका इंटरेक्शन ऑफ लेज़र विद वर्कपीस, जिसके कारण क्या होगा? देयर विल बी ए राइज इन टेम्परेचर, देयर विल बी ए राइज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है? आपके फ्यूजन स्टेट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और फ्यूजन स्टेट तक टेम्परेचर होने के बाद क्या होगा? वेपोराइजेशन। सो इट विल बी फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। थोड़ा क्लियर लिखते हैं इसे, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। तो यहाँ तक आपका जो लेज़र बीम मशीनिंग ऑपरेशन है कंप्लीट होता है। पॉइंट यहाँ पर क्या याद रखना है हमें? इसका यूज़ कहाँ नहीं कर सकते हैं? इसका यूज़ हम वहाँ नहीं कर सकते हैं जहाँ पर मेटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। सेम एज ईबीएम और एलबीएम का हम यूज़ वहाँ नहीं कर सकते हैं जहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो एंड मेटेरियल विल बी हाईली रिफ्लेक्टिव। These both can be used to produce the fine holes in thin sheet। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होगा, it can be used within the vacuum chamber, but whereas your laser beam machining doesn't require a vacuum chamber। So this is the flexibility of the laser beam machining operation। तो ये जो पॉइंट्स है, जो सिमिलरिटीज है, जो आपके डिफरेंसेस है, उनको क्या रखना है? आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका लेजर बीम मशीनिंग ऑपरेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अब हम मशीनिंग ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में हम किसका यूज करने वाले हैं? हाई एनर्जी प्लाज्मा का। किसका यूज करने वाले हैं? हाई एनर्जी प्लाज्मा का। अमंग ऑल द मशीनिंग ऑपरेशन, जो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग होती है, उसका जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हमें एग्जामिनेशन में सब पूछा जा सकता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ ले
कि जो MRR है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग ऑपरेशन का, उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है प्रोसेस में, वो होता है आपका प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में। किसमें होता है? प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। सो दिस इज योर नेक्स्ट मशीनिंग ऑपरेशन, दैट इज प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। ये क्या है? आपका प्लाज्मा आर्क मशीनिंग है। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में आपको सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज हैविंग हाईएस्ट MRR। इट इज हैविंग हाईएस्ट MRR। सबसे ज्यादा MRR इसका होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? इसका MRR होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में आपके पास एक नोजल होता है। क्या होता है? नोजल होता है। और इस नोजल के थ्रू आपकी डाई एटॉमिक गैस, कैसी गैस? डाई एटॉमिक गैस सप्लाई होती है। डाई एटॉमिक मतलब क्या होता है? कोई भी गैस का नाम लो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? H2। ऑक्सीजन गैस का नाम लो, O2। और कौन सी गैस हो सकती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं? N2। कोई और गैस का नाम लो, हीलियम, हीलियम को कैसे लिखते हैं? He। आर्गन को कैसे लिखते हैं? Ar। तो ये क्या है? 2 2 2। सो दीज आर द डायटोमिक गैसेस। यहाँ से हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस की सप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गैस की। और यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। इस प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में आर्क विल बी प्रोड्यूस। कहाँ प्रोड्यूस होती है? आर्क विल बी प्रोड्यूस। सो आर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। और ये आर्क कहाँ प्रोड्यूस होती है? बिटवीन कैथोड एंड एनोडिक नोजल। कैथोड एंड एनोडिक नोजल आर्क प्रोड्यूस होती है। अब साथ ही साथ हम यहाँ क्या सप्लाई कर रहे हैं? डाई एटॉमिक गैस की सप्लाई कर रहे हैं। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई एटॉमिक गैस विल बी कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स। कोलिजन को कैसे समझे? इलेक्ट्रॉन टकराएगा आपका किससे? ऑक्सीजन से। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन टकराएगा ऑक्सीजन से, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। सो दिस मॉलिक्यूल्स विल बी स्प्लिट इनटू द आयंस O+, O-, एंड बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी दे विल बी रिकम्बाइंड टुगेदर। और जब ये रिकम्बाइंड होंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाली है ड्यू टू द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के कारण क्या होगी? हीट रिलीज होगी। एंड दिस हीट विल बी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वर्कपीस टू द फ्यूजन जोन, एंड बिकॉज ऑफ द फ्यूजन वेपोराइजेशन विल बी टेक्स प्लेस ऑफ द मेटल, एंड देयर विल बी आल्सो a blasting of the metal, and because of that the metal removal rate will be very high, but the accuracy is very poor. एक्यूरेसी क्या है आपकी? पुअर है। एक्यूरेसी इज वेरी पुअर। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो एक्यूरेसी ऑफ योर प्लाज्मा आर्क मशीनिंग इज वेरी पुअर, बट इट इज हैविंग द हाईएस्ट MRR। ये इसका MRR क्या है? सबसे ज्यादा है। अब मैं बात करता हूं कि जो जो हमने मशीनिंग ऑपरेशन पढ़ा है उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर MRR का कैसे होगा। तो उसको अब मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूं कि जो हमने मशीनिंग ऑपरेशंस पढ़े हैं अभी तक आपके नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स में, उसमें MRR का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ MRR का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या लिखने वाला हूँ? MRR का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जो फर्स्ट नंबर पर होगा उसकी MRR सबसे ज्यादा होगी, जो लास्ट नंबर पर होगा उसकी MRR सबसे कम होगी। फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पे आपका प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। कौन है? प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। सेकंड नंबर पर प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बाद होता है आपका ECM। थर्ड नंबर पर क्या होता है आपका? EDM। उसके बाद क्या होता है आपके फोर्थ नंबर पर? USM। कौन होता है? USM। तो देखो C और D का तो मैंने आपको बताया था कि पहले कौन आता है? C। तो सबसे ज्यादा आपकी जो मेटल रिमूवल रेट होगी इट विल बी फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। अब अगर हम बात करते हैं USM, तो USM की इन दोनों से कम होती है। ये मैंने बताया था। कैसे बताया था? कि जो हम अब तक पढ़ चुके हैं उनके कंपैरिजन में USM की कम होती है। USM के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? USM के बाद मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। सो फिफ्थ नंबर पर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, और सिक्स्थ नंबर पर आपका क्या आएगा? लेजर बीम मशीनिंग। तो लेजर का तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि सबसे कम किसकी होती है? लेजर की, क्योंकि L से क्या होता है? लीस्ट। L से क्या होता है? लीस्ट। तो देखो यहाँ पर मैं ट्रिक पर मार्क करने वाला हूँ L फॉर लिस्ट,
प्लाज्मा को तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा होती ही है, यहां पर आ जाएगा आपके C, यहां पर आ जाएगा आपके D। तो A के बाद क्या आता है, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद S, और लास्ट में आएंगे दोनों BB वाले। लास्ट में कौन आएंगे, दोनों BB वाले, और BB में भी सबसे कम किसकी होती है, लेजर बीम मशीनिंग। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसकी क्या होती है, MRR मैक्सिमम, इसकी MRR क्या होती है, मैक्सिमम, इसकी क्या होती है, मिनिमम, इसकी क्या होती है, मिनिमम। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा इसका। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसकी होती है, लेजर बीम मशीनिंग की। सो द LBM, LBM के साथ एक और बी वाला आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग आ गया, LBM आ गया, उसके बाद क्या आएगा, USM, MEC, सबसे ज्यादा किसकी होती है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की। सो दिस विल बी द PAM। सो इसकी होती है मैक्सिमम, इसकी होती है मिनिमम। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, this is the increasing order of the MRR. So this is the decreasing order of the MRR. So after decreasing order and the increasing order of the material removal rate in your non-traditional machining method, this topic has been completed here. आगे आने वाली क्लासेस में अब हम क्या करने वाले हैं, आगे आने वाली क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो बी रेडी, टॉपिक को पूरा रिवाइज कीजिए, उसका 2-3 बार रिवीजन कीजिए, जो सारे फॉर्मूले हैं उनको एक शीट पर लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को आप नोट डाउन कीजिए। उन पॉइंट्स के ऊपर ही जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन पॉइंट्स के ऊपर ही आए हुए हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो एक और बार रिवाइज होने वाला है। सो बी रेडी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, किनकी ज्यादा मिस्टेक्स होती है, किनका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।